हम देख रहे थे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब प्रकाश की किरण वाटर से एयर में गया, यहाँ पर एक तालाब था, यहाँ से यहाँ तक तालाब था, नीचे में पानी था, ऊपर में एयर था। प्रकाश की पहली किरण जो है ऐसे गया, फिर ऐसे चला गया। क्योंकि सघन से विरल में जा रहा था, इसलिए अपतन बिंदु पर से अपतन बिंदु पर खींचे गया विलंब से दूर भाग गई, इसलिए यह इधर से चला गया। दूसरा किरण हम लिए जो कि जिसका संगत वर्तन कोण 90 डिग्री है, संगत वर्तन कोण 90 डिग्री है, तो यही कोण कहलाया क्रांतिक कोण। ठीक हो गया, क्रांतिक कोण कहलाया। अब अगर सघन माध्यम में अपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से थोड़ा सा बढ़ाया जाए तो किरणें जो है इसी सघन माध्यम में लौट आती है जिस माध्यम से वह चलना प्रारंभ की थी, यानी पानी से चला और पानी में चला आया। क्या देखिए, सघन माध्यम में जब प्रकाश की किरण का अपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से थोड़ा सा बढ़ाया जाए तो किरण उसी माध्यम में लौट आती है जिस माध्यम से चलना प्रारंभ की थी, यानी पानी से चला पानी में ही लौट गया। इसी को हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हो गया। अब देखिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या शर्त हुआ। पहला तो शर्त हुआ कि किरण सघन से विरल में जाए। ठीक, सघन से विरल में जाना चाहिए, पहला शर्त हुआ। ऐसा नहीं कि किरण विरल से सघन में, पहला शर्त हुआ। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का दो शर्त हुआ। पहला शर्त हुआ कि किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। ठीक, और दूसरा शर्त हुआ कि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से थोड़ा सा अधिक होना चाहिए, तभी नहीं इसमें लौटेगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या, आंतरिक माने अंदर ही। ये तालाब था, तालाब में आया, इसी कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का दो शर्त हुआ। पहला शर्त हुआ किरण जो है सघन से विरल में जाना चाहिए। दूसरा, सघन माध्यम में अपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से थोड़ा सा अधिक होना चाहिए, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। देयर आर टू कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हो गया, राइट। अब देखिए, था इसका अपवर्तनांक निकलता था इसके रेस्पेक्ट में, मैंने हवा का वर्तनांक निकलता था पानी के रेस्पेक्ट में साइन आई बटा साइन आर। यहाँ पर गौर करना है, साइन आई बटे साइन आर यही था। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकलता था पहले माध्यम का अपेक्षा। पहला माध्यम था वाटर, ये हुआ हवा का अपवर्तनांक पानी के अपेक्षा। अब हम इसको उलट देते हैं, ए म्यू डब्ल्यू बराबर साइन आर बटे साइन आई, राइट। आर है 90 डिग्री, अगर हम लेंगे साइन 90 डिग्री तो ये आई हो जाएगा। यहाँ पर क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल होगा आई, 90 डिग्री के लिए क्रिटिकल एंगल साइन सी, यही हो गया 90 डिग्री बराबर ये, इसलिए ए म्यू डब्ल्यू बराबर 1 बटा साइन सी। ये निकाले हम लोग, यही चीज याद रखना, ए म्यू डब्ल्यू बराबर 1 बटा साइन सी। ठीक हो गया, राइट। हो गया। अभी हमने देखा कि ए म्यू डब्ल्यू बराबर 1 बटा साइन सी। वो तालाब में जो था, मतलब यही तालाब था, नीचे यही तालाब था, यहाँ पर मछली थी ओरिजिनल में,
वास्तव में मछली यहाँ थी, दिखाई पड़ता था यहाँ। हम दूरी यहाँ से नापते हैं, यहाँ से हम दूरी नापते हैं। ये हुआ मछली की वास्तविक गहराई, ये हुआ मछली की आभासी गहराई, ये हुआ आभासी, ये हुआ वास्तविक गहराई। ठीक होगा, राइट। MU मैंने वाटर का अपवर्तनांक हवा की अपेक्षा कितना होता है? वाटर का अपवर्तनांक 1.33। वैसे भी अगर नहीं समझ में आता है तो अब देखिए, ये हुआ हवा में प्रकाश का वेग बटे पानी में प्रकाश का वेग, यही हुआ, राइट। हम जानते हैं कि प्रकाश का वेग हवा में सबसे ज़्यादा होता है, उससे थोड़ा सा कम द्रव में होता है, और उस द्रव से भी कम ठोस में होता है। तो नेचुरल है, ये हवा में प्रकाश का वेग कुछ अधिक होगा। मान लिया कि 5 है, पानी में प्रकाश का इससे थोड़ा कम होगा, 4 है। क्या हम जानते हैं हवा में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, पानी में हवा से थोड़ा सा कम होता है। मान लिया कि हवा में था 5 तो पानी में हुआ 4, ये नहीं हुआ, इससे थोड़ा कम होगा, तो भाग देने से 1 से अधिक निकला। 5 में 4 को भाग देते 1 इसका मतलब है कि MU इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक हो गया, समझ में आ गया। यही चीज़ समझना है। हवा में प्रकाश का वेग सबसे अधिक है, पानी में प्रकाश का वेग इससे थोड़ा सा कम है। इसे 5 अगर ये 5 होगा तो ये 4 होगा, थोड़ा सा इसमें कम होता है, तो भाग दें कि 1 से अधिक हुआ। MU इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इसलिए 1.33 होता है। ठीक हो गया। इसका मतलब है कि वास्तविक गहराई अधिक था, आभासी गहराई थोड़ा कम था इससे। तो MU बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। ठीक, यहाँ से दूरी नापते हैं, 0 0 यहाँ है, 0 0 यहाँ है। तो ये वास्तविक गहराई, यहाँ पर मछली था, और वास्तव में रियल में मछली यहाँ पर था, मगर दिखाई पड़ता था, एपरेंट वहाँ दिखाई पड़ता था, ये आभासी एपरेंट यहाँ दिखाई पड़ता था। तो ये यहाँ से नापेगा तो ये दूरी कम होगा, ये दूरी अधिक होगा। ये दूरी वास्तविक गहराई ये अधिक हुआ, ये कम हुआ, भाग देंगे, अधिक में कम से भाग देंगे तो 1 से ज़्यादा निकलेगा। इसका मान 1 से ज़्यादा होता है, ये होता है 1.33। इसका मतलब वास्तविक गहराई ऊपर में होगा और आभासी गहराई नीचे में होगा। ठीक, अगर थोड़ा देर के हम भूल भी जाए तो हम इससे पता कर लेंगे। अगर पानी का अपवर्तनांक का मान मालूम है, हवा का होता है 1, हवा का म्यू 1, पानी का 1.33, कांच का 1.5। ठीक हो गया। तो क्या निकला हमारा? ये MU बराबर 1/sin c बराबर प्रकाश का वेग, और यहाँ पर होगा बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। ये समझ में आ गया क्यों ऐसा हुआ? वास्तविक गहराई हम क्यों ऊपर लिखे और आभासी गहराई क्यों नीचे लिखे? क्योंकि म्यू का W का मान 1 से अधिक होता है, वास्तविक अधिक होगा और आभासी थोड़ा कम होगा, इसलिए भाग देंगे तो हमारा 1 से ज़्यादा आवेगा, इसलिए ये हुआ। ठीक होगा। हवा में प्रकाश का वेग अधिक होता है, पानी थोड़ा सा कम होता है, इसलिए भाग देंगे 1 से अधिक होगा, इसलिए ये हुआ 1/sin c। तभी हम निकाल के देखें ये MU पानी का अपवर्तनांक बराबर किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक अगर निकालना है तो 1/sin c करेंगे। ठीक हो गया। किसी भी माध्यम को, मान लिया लिक्विड था तो MU L दे दिए, लिक्विड L से लिक्विड बराबर 1/sin c हो गया। हीरा का अपवर्तनांक निकालना तो MUH 1/sin c, क्रिटिकल एंगल का मान यहाँ बैठा देंगे। राइट, समझ में आ गया। यही सूत्र जो है ये सब जगह चलेगा। हो गया, ये समान सूत्र है, चाहे इससे निकालेंगे, चाहे इससे निकालेंगे, चाहे इससे निकालेंगे। एक चीज जानिए, ठीक है, इस सूत्र से हम निकाल लेंगे सब चीज, कोई दिक्कत नहीं है। कोई
जरा सा भी डाउट नहीं है। अब ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये किसी भी तरह से हम इसका मान हम निकाल लेंगे। ये 1 2 3 4, 4 में कोई भी 2 दिया रहेगा, ये दिया रहेगा चाहिए इसको। लेकिन याद रखना, अगर नहीं भी दिया रहे, हवा में प्रकाश का वेग क्या होता है? हवा में प्रकाश का वेग 3 गुना 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये कभी कभी नहीं दिया रहता है, इसको याद रखने से अच्छा रहेगा। 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें? आप ठीक हो, आगे बढ़ते हैं। अब था पहला क्वेश्चन था वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.50 है, हो गया 1.50 है, तथा कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक हीरे का अपवर्तनांक 1.61 है। तो वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक ज्ञात करें। हीरे का अपवर्तनांक ज्ञात करें, राइट। देखेंगे आप क्या चीज है, ऐसे करके यहाँ हुआ वायु, यहाँ हुआ कांच, यहाँ हुआ हीरा, राइट। ये चीज था, फिर ये हो गया वायु, हो गया। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक मान A म्यू जी, इसका कितना दिया है जी 1.50, राइट। कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष हो गया। हीरा, H से हीरा, G से ग्लास, कांच, राइट 1.61। तो वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक 1 म्यू H बराबर ज्ञात करना है, हो गया। ये जो दिया था उसको हम इस रूप में लिखे, यही चीज दिया हुआ था। ये चीज समझ में आ गया, ये चीज समझ में आ गया पक्का। इतना बार पता है, इस चीज को हम इसलिए बार बार पता है कि ये चीज समझ में आ जाए, कहीं कंफ्यूजन नहीं रह जाए, ठीक है। इसलिए हमने उतना बड़ा फॉर्मूला लिखा, कहीं कोई तरह कंफ्यूजन नहीं रह जाए, क्योंकि अक्सर लोग यहीं पर मिस्टेक करते हैं, क्या दिया हुआ क्या करना है। ठीक हो गया, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो ए म्यू जी गुना जी म्यू एच गुना एच म्यू ए इक्वल टू 1, यही हुआ। हमने जब इसको थोड़े देर पहले फॉर्मूला बताया था उसके अनुसार यही हुआ। ठीक हो गया। आप देखते हैं इसमें क्या क्या चीज दिया हुआ, ये चीज दिया हुआ है, ये मालूम है। जी म्यू एच ये भी मालूम है, इसको निकालना है, इसका उल्टा है, ठीक है। इसे हम मन में बैठा दें 1.5 गुना जी म्यू एच 1.61 गुना, इसको उलट दें यही पर, तो ये आ जाएगा 1 बटा उलट दें ए म्यू एच बराबर 1, ये निकालना था। ये उधर चला गया, ये म्यू एच उधर चला गया, ये दोनों गुना कर देंगे 1.5 गुना
1.6 बराबर कितना होता है जी? 2.41। ठीक है, 2.4 यही निकालना था, निकल गया। अक्सर लड़के इसमें अपवर्तनांक वाले में थोड़ा मिस करते हैं, मिस्टेक करते हैं, लेकिन कोई मिस्टेक के लिए इतना हम क्लियर कट बता दिए कि अब हमको नहीं लगता कि इसमें थोड़ा सा भी मिस्टेक की कोई बात है। अब बहुत इसलिए हमने इस चैप्टर को 2 बार 3 बार बताया, ताकि कहीं से भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाए। हमको नहीं लगता कि अब किसी तरह के इसमें किसी तरह कन्फ्यूजन रह गया होगा। इतना विस्तार से बताया कर क्लास हम 2 दिन, आज तीसरा दिन है इस पर क्लास लिए हुए, इसलिए हम 3 बार क्लास लिए ताकि इसको ये समझ में अच्छी तरह आ जाए। और हमको लगता है कि अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे क्या चीज़ है ये, क्या चीज़ है ये, क्या चीज़ है ये, क्या कोई दिक्कत? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर दूसरा था कि वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। उस द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा? उस द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा? हो गया राइट। हम अभी तुरंत पढ़े थे ये म्यू डब्ल्यू बराबर 1/sin c। राइट, यहाँ द्रव के बदले यहाँ पर लिक्विड मान लगे, ये म्यू लिक्विड, क्रांतिक कोण यही था 1/sin 45 डिग्री, यही था। अभी हम तुरंत इसको जस्ट पहले पढ़े थे कि ये चीज़ हम निकाल के आपको दिखलाए थे। ठीक हो गया, इसमें संदेह की जरा सा भी बात नहीं है। ठीक हो गया, इसको हम निकाल के दिखलाए थे, अब ये चीज़ ऐसा हुआ। ठीक हो गया, दिया 1/45 डिग्री बराबर क्या होता है जी? 1/√2। यहाँ पर हुआ 1/1 गुना 1/√2, ऊपर चला गया √2, इसलिए ये म्यू एल बराबर √2 हो आंसर। ठीक हो गया राइट, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि ये चीज़ हम अभी निकाले थे। यहाँ पर वाटर के बदले लिक्विड दिया हुआ था, कोई द्रव दिया हुआ था, वहाँ पर वाटर के बदले हम लिक्विड रख दिए, इसके बाद सबका मान पुट कर दिए, जो निकला दैट इज योर आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? ये चीज़ था। चलिए, अब हमको नहीं लगता कहीं पर इस तरह के सवाल में कोई तरह का गड़बड़ी होगी। ठीक है, अभी एक अति था आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बढ़ाने पर किसी माध्यम के अपवर्तनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? राइट, आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बढ़ाने पर हम जानते हैं v बराबर n लैम्डा। अगर लैम्डा बढ़ गया, लैम्डा में तरंग दैर्ध्य, ये है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, ये है फ्रीक्वेंसी, ये है वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य हो गया। ये तो हर एक रंग के लिए नियत रहता है,
तो भी समानुपाती लैम्डा हुआ। लैम्डा का मान बढ़ाया तो नेचुरल वेग बढ़ गया, तब क्या होगा जी, ए म्यू माध्यम में प्रकाश का वेग बढ़ गया, भी का मान क्या हो गया, ये बढ़ गया। ये हवा में प्रकाश का वेग, ये तो नियत है, हवा में प्रकाश का वेग नियत है, ये 3 × 10⁸ पर मीटर, 10⁸ मीटर पर सेकंड, वो तो नियत है। यहाँ पर भी पहले के अपेक्षा बढ़ गया, ये बढ़ गया तो ये नेचुरल है, ये घट जाएगा। इसलिए अपवर्तनांक म्यू का अपवर्तनांक का मान क्या पर, अपवर्तनांक म्यू का मान घट जाएगा। समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों घटा? क्योंकि तरंग दैर्घ्य बढ़ा, तरंग दैर्घ्य बढ़ने से वेग बढ़ गया। अब वेग माध्यम में प्रकाश का वेग यहाँ रहता है, वही कह रहा था, माध्यम में प्रकाश का वेग बढ़ा तो क्या हुआ अपवर्तनांक पर, माध्यम में प्रकाश का वेग पहले से बढ़ गया तो क्या हुआ, ये नीचा में बढ़ गया, इसका मान घट जाएगा। ऊपर ये बढ़ने से ये बढ़ता, ये बढ़ने से ये घटेगा, कि ये उल्टा समानुपाती है। उल्टा मन ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और सीधा ये सीधा समानुपाती है, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये उल्टा है तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, इसलिए म्यू का मान घट जाएगा। दैट्स ऑल, राइट? समझ में आ गई? एक चीज था, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है? आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ने क्या कारण है? तो वो था प्रकिरण, स्कैटरिंग। प्रकिरण मन स्कैटरिंग, तितर बितर हो गया, तितर बितर होना, स्कैटरिंग होता है क्या, जब सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 रंग है, ऊपर लाल रंग है, आसमानी है, बैगनी है, नीला है, वो सब है, 7 रंग है। जब प्रकाश की किरण जब वहां से 7 रंग चलती है तो बैगनी रंग का और नीला रंग का वेवलेंथ कम है, लैम्डा का मान कम है, इसलिए इसका वेग कम होगा। बैगनी और नीला रंग का वेवलेंथ कम होता है। प्रिज्म से देखते हैं, जब प्रिज्म से गुजरा था, प्रिज्म से 7 रंग गुजरा था, तो सबसे नीचा में था यहाँ पर बैगनी और यहाँ पर था नीला, इस बीच में था आसमानी, इस बीच में था आसमानी। नीला और बैगनी रंग का जो होता है, ये वेवलेंथ कम होता है, तरंग दैर्घ्य कम होता है। वेवलेंथ कम होने से क्या होता है, उसका वेग कम हो गया। अब आसमान से चलना है, रास्ते में धूलकण पड़ा, धूलकण से वह टकराया, प्रकाश का 7 रंग टकराया, लाल रंग का वेग तो अधिक है, इसलिए वह धूलकण को भी बेधता हुआ धरती पर पहुंच गया। लेकिन नीला और बैगनी रंग का वेग कम है, इसलिए धूल में जैसे टकराया वो तितर बितर हो गया और वहीं रह गया। नीला और बैगनी रंग का वेवलेंथ कम होने से उसका वेग कम होता है, जिस वजह से स्केटिंग उसका ज़्यादा होता है, तितर बितर ज़्यादा होता है। स्केटिंग ज़्यादा हुआ तो वो वहीं रह गया। स्केटिंग मतलब तितर बितर होना, वो धूलकण जैसे वो टकराएगा, वो स्केटिंग का वेग कम है, इसलिए वो तितर बितर ज़्यादा हो गया, इसलिए वो वहीं रह जाता है। इस वजह से बैगनी और नीला रंग का वेग, बैगनी और नीला रंग ये दोनों का वेवलेंथ कम होने की वजह से ये आसमान में रह जाता है, जिस वजह से आकाश नीला दिखलाई पड़ता है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ बैगनी एंड नीला रंग। हो गया, राइट? समझ में आ गया क्यों आकाश नीला दिखाई पड़ता है? क्योंकि बैगनी और नीला रंग का, ये दोनों रंग का वेवलेंथ कम होता है और स्कैटरिंग ज़्यादा होता है। वेग कम होने की वजह से तितर बितर ज़्यादा होगा। ठीक हो गया? म्यू बराबर, ये म्यू, मान लिया कि रेड कलर है, रेड कलर है, तो क्या हुआ, हवा में प्रकाश का वेग, हवा में प्रकाश का वेग बटे रेड कलर का वेग, बटे रेड कलर का वेग, हम जानते हैं रेड कलर का वेग सबसे अधिक होता है, क्योंकि इसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, इसलिए प्रिज्म में लाल रंग सबसे ऊपर था
और वायलेट रंग सबसे नीचे आता है। लाल रंग का वेग अधिक होता है, इसलिए इसका अपवर्तनांक कम होगा। रेड कलर का अपवर्तनांक कम होगा। बैंगनी रंग अगर यहाँ ले लें तो बैंगनी रंग का वेग कम होता है, ये कम हो गया तो नेचुरल ये बढ़ जाएगा, इसलिए बैंगनी रंग का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है। रेड कलर का वेग अधिक होता है, इसलिए उसका अपवर्तनांक कम होता है। ठीक होगा, राइट? ठीक हो गया। अब देखिए हीरा का अपवर्तनांक जो होता है ये म्यू एच, ये सबसे ज़्यादा होता है जी 2.42। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसलिए ये चमकता है। हीरा का म्यू का मान अधिक होता है। परीक्षा में पूछता है हीरा क्यों चमकता है, क्योंकि हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इस वजह से हीरा चमकता है। अब एक चीज ध्यान देने वाला है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जहां चमकना शब्द का प्रयोग किया कि समझिए कि वह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। चमकना शब्द प्रयोग करिए, चमकना शब्द का प्रयोग हो, क्वेश्चन में प्रयोग हो तो एकदम सीधा दैट इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। ठीक हो गया। जैसे हीरे का चमकना क्यों चमकता है, तो ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के चलते। हो गया। जैसे हीरे का चमकना, तारे का चमकना, कांच में पड़ी दरारों का चमकना, पानी में डूबी कांच के नली का चमकना, जल में बाई के बुलबुले का चमकना, जहां चमकना शब्द का प्रयोग होगा दैट इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक चीज है कि मरुभूमि में जो है मरीचिका जो है, मरुभूमि में मरीचिका जो दिखाई पड़ता है, जब घोड़े पर जो है आदमी चलता है तो उसको थोड़ा सा आभास होता है कि वहाँ पर जलाशय है, मगर वहाँ जब पहुँचता तो जलाशय उसको नहीं होता। इसी दृष्टि भ्रम, इसको मरीचिका एक दृष्टि भ्रम है जो वास्तव में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही मरीचिका होता है। ठीक हो गया। तो बाकी में हो गया चमकना, जब शब्द जुड़ल रहेगा, तारे का चमकना, हीरे का चमकना, दैट इज चमकना शब्द का मतलब ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट। सिर्फ मरीचिका जो है, मरुभूमि मरीचिका, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का भी एक एग्जाम्पल है। ठीक हो गया, राइट। स्कैटरिंग बराबर होता है, स्कैटरिंग प्रकीर्णन बराबर 1/, तरंग दैर्घ्य का पावर 4। ये स्कैटरिंग बराबर 1/λ पर पावर 4, यही हुआ स्कैटरिंग प्रकीर्णन। ठीक हो गया। एक चीज और था, साबुन के बुलबुले का जो है, पानी साबुन के बुलबुले को देखिएगा आप तो रंगीन दिखाई पड़ेगा, उसमें 7-8 कलर रहेगा। दैट इज द ओनली काउज ऑफ इंटरफेरेंस, दैट इज द ओनली काउज ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के चलते हुए साबुन का बुलबुला जो है 7 रंग यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा, साबुन का बुलबुला, ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। स्कैटरिंग क्या हो गया, इंटरफेरेंस क्या हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या हुआ, ये समझ में आपको आ गई। ठीक है, ओके, थैंक यू।